like a Hellcat. वेलकम टू एनसी नॉलेज नॉलेज फॉर ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज हम क्लास 6 के टॉपिक चैप्टर 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अशोक सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अशोक स्तंभ दिया गया है, जो आपने कई बार नोटों पर देखा होगा, भारतीय नोट पर। तो चलिए बात कर लेते हैं। इतिहास के महानतम राज्यों में से अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। अभिलेखों के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अभिलेख ठोस सतहों पर लिखे हुए लेख होते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी लगभग 2300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक की किताब में मिलते हैं। चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। यह इनके विचारों का संग्रह है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इस साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया है। मैं आपको आगे जाके मानचित्र दिखा दूंगा। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख स्थान नगर थे। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो है वह आधुनिक पंजाब में स्थित है, जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जो उज्जैन है वह उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने वाले रास्ते में पड़ता था। लोग मानते हैं कि शायद इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो चलिए मैं आपको इन राज्यों के बारे में कुछ बता दूं। तो पहला है तक्षशिला, जो पंजाब में स्थित है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री है पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह भदौरिया। आपको बता दूं मैं पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम है पटना। पटना जो है बिहार की राजधानी है। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। जो पूरा साम्राज्य था, इसमें आधे से ज्यादा जो लोग थे वे कौन थे? किसान थे और पशुपालक थे, यानी जो कृषि करते थे और जानवरों को पालते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जो मध्य भारत का हिस्सा था वह ज्यादातर जो है जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूलों का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। यानी वहाँ के जो लोग थे वो फल फूल को इकट्ठा करके, यानी फल और फूल मतलब खाने योग्य जो चीज़ होती थी, और जानवरों का शिकार करके ही जिंदा रह पाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग रहते थे। देखिए मैंने आपको बताया था अभी, तक्षशिला आधुनिक पंजाब जो पाकिस्तान में है, उज्जैन एमपी में, और पाटलिपुत्र बिहार में। उज्जैन एमपी में है। एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। भाषाएं बोलते थे। यहाँ लोग जो थे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। पहला भिन्नता के बारे में बात की जा रही है। अलग अलग भाषा थी, अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, अलग अलग पोशाक पहनते थे। तो राज्य और साम्राज्य से कैसे भिन्न है, यानी राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है? तो पहला अंतर है साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं। पहला अंतर ही हो गया। दूसरा है उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेना होती है साम्राज्यों की। साम्राज्यों में जो सम्राट होते हैं वह राज्य वाले सम्राटों की तुलना में संसाधनों की ज़्यादा जरूरत होती है उनको। इनको जो है कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती थी, यानी अधिकार की जरूरत पड़ती थी। साम्राज्य का प्रशासन, यानी साम्राज्य में शासन कैसे किया जाता था? क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र यानी बिहार, पटना, उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करते थे। मतलब इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालक जो जानवर पालते हैं, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ऐसे अधिकारी नियुक्त करता था जो इन लोगों से कर लेके राजा को देते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था, मतलब जो नागरिक वहाँ का राजा के आदेश का उल्लंघन करता था, उनको सजा दी जाती थी अधिकारियों द्वारा। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक, जैसा कि आप संदेशवाहक से ही समझ सकते हैं। संदेश यानी किसी की बात का एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने वाला संदेशवाहक कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस, मतलब जो राजा के जासूस होते थे, अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। ये जो राजा के जासूस थे उन पर नजर रखते थे।
इस सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्रीय प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन था, प्रांतीय राजधानी थी ये दोनों। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। जो राज्यपाल बनते थे वो कौन थे? राजकुमारों को बनाया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं नियमों को ही माना जाता था। क्या ऐसा लगता है यहाँ पर कि यहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर जो है स्थानीय परंपरा, मतलब जो वहाँ उस स्थान की परंपरा थी उसको ज़्यादा मानते थे। प्रदेशी केंद्र के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, जो मतलब प्रदेश थे उनके बीच में ऐसे कई सारे क्षेत्र थे जो इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग, जो मौर्य शासक थे वह सिर्फ मार्गों और नदियों पर ज़्यादा नियंत्रण रखते थे, क्योंकि यहाँ से उनको संसाधन, कर और भेंट प्राप्त होती थी और ये आवागमन के महत्वपूर्ण स्थान थे। और यहाँ और उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है, जो चाणक्य ने लिखी है, जिसे हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, उत्तर पश्चिम में आप जानते हैं बहुत ठंड रहती है कंबल के लिए। दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। संभव है कि नजराने के रूप में इनको इकट्ठा किया जाता है। नजराना, या आप जानते ही होंगे नजराने के बारे में। कर नियमित ढंग से दिया जाता है, जो आवश्यक ही है देना पड़ता है, लेकिन नजराना यानी तोहफा, एक तरीके का तोहफा, ये अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, यानी राजा के द्वारा जब भी हो ले लिया जाता था। ऐसे नजराने विभिन्न पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। ये खाली उन लोगों से लिया जाता था जो अपनी खुद की इच्छा से देते थे। राजधानी में सम्राट, या पढ़ लेना बाद में। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। जो शासक, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, क्योंकि जो शासक लोग थे वह रोड पर और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों का हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ों को लेकर दे। जो वहाँ के राजा थे, मौर्य पद अधिकारी जिनको राजा द्वारा नियुक्त किया गया था, वह उनसे यह उम्मीद करते थे कि यह राजा के लिए हाथी, लकड़ी, मधु यानी शहद और मोम जैसी चीज़ें लेकर आए। अशोक एक अनोखा सम्राट। तो चलिए बात कर लेते हैं अशोक। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक है। आप सब जानते ही होंगे अशोक के बारे में कुछ न कुछ। तो वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, और ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? प्राकृतिक भाषा वह भाषा होती है जो आम बोलचाल में यूज की जाती है, और ब्राह्मी भाषा। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है: राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 साल बाद लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वह भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म एक धर्म, यानी धम्म का मतलब है धर्म, जो बौद्ध धर्म से निकला है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। अशोक क्या मानने लगे थे कि लोगों पर बलपूर्वक यानी बल का इस्तेमाल करके जीतने से अच्छा उनका दिल जीता जाए। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसा परिवर्तन हुए, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। इस क्वेश्चन का आप हो सके तो जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और उड़ीसा में ही है वेलर द्वीप। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का मानचित्र 68(5) और पेज नंबर 68 देखो। अगर आप पे बुक हो तो आप इसको खोल के देख सकते हैं। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध में वितृष्णा हुई, यानी दुख हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने धम्म का पालन किया। अशोक का धम्म क्या था? तो चलिए बात कर लेते हैं अशोक के धम्म की। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी
उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वह बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे। ये जो धम्म का सिद्धांत था, ये किसने दिया था? बुद्ध ने। अशोक के धम्म किसी देवता की पूजा नहीं करते थे, मतलब किसी देवता या किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी इसके लिए। वह चाहते थे कि इस कर्तव्य का पालन उनकी प्रजा करे और उनको निर्देश दिया गया। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके स्वराज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। क्रूर यानी खराब व्यवहार। अलग परिवार में वह पड़ोसी के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। उन्होंने यह सोचा कि इस समस्या का जो हल है वह उनका कर्तव्य है। जैसे लोग कर्तव्य करते हैं, मतलब जैसे लोग कार्य करते हैं, उनका फल उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। धम्म महामत यानी जो धम्म की शिक्षा देने वाले अधिकारी होते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। शिला यानी दीवारों पर, स्तंभ यानी खंभों। शिला दीवार, स्तंभ खंभों पर। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वह राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। श्रीलंका की कैपिटल है जेवरीधनम कोट्टे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा भी की। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो अब तक का सबसे मेन क्वेश्चन है कि जानवरों के लिए अस्पताल किसने खोले। तो आपको बता दूं, ये जीएस का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीएस में सबसे कई बार पूछा जाता है कि जानवरों के लिए अस्पताल किसने खोले। तो सबसे पहले जानवरों के लिए अस्पताल अशोक ने खोले थे। और सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए, यानी लोगों के रहने के लिए विश्राम गृह बनवाए जहाँ लोग आराम कर सके। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक ने अपनी प्रजा के लिए एक संदेश दिया, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वह बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वह तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यह कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके अलावा यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फायदेमंद है। यह अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? यह है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। ये धर्म यानी धर्म, अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरे की बुराई करना, ये दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म का बुराई और दूसरों के धर्म की बुराई अपने धर्म की मतलब बड़ाई यानी प्रशंसा करता है और दूसरों की बुराई करता है, तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझाने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत ही कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। चलो, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मण लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि में उत्पन्न हुई है। ब्राह्मी लिपि कौन सी बात? आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपि में देख सकते हैं। ये देखिए, ये अ के अक्षर है जो अलग अलग लिपियों में है। ब्राह्मी लिपि में अ ऐसे लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में ऐसे लिखा जाता है, और बंगला में ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में ऐसे, तमिल में ऐसे। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। कितने साल पहले? मौर्य साम्राज्य के उभरने से पहले, क्योंकि मौर्य साम्राज्य 2300 साल पहले आया था, लेकिन जो चीन के सम्राटों ने जो दीवार बनवाई वो 2400 साल पहले, यानी उनसे 100 साल पहले। इससे बनने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशु पालक लोगों से रक्षा करना, क्योंकि जो लोग उस टाइम में 2300 साल पहले जो लोग थे वह ज़्यादातर पशुपालक थे और वह कहीं भी जानवर चराते पहुँच जाते थे। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग
6400 किलोमीटर लंबी है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है, जो कई बार जीएस के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसकी जो लंबी है वह 6400 किलोमीटर तथा पत्थर और ईंट से बनी है। किससे बनी? पत्थर और ईंट से। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर दिन 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। बुर्ज यानी महल से बनाए गए थे, ताकि नजर रखी जा सके लोगों पे, काम करने वालों पे। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से भिन्न था। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, मैं आपको समझा देता हूँ। साम्राज्य यानी अशोक का राज्य। राजधानी, जो वहाँ की राजधानी बना जाती है जहाँ से वह शासन करते थे। अधिकारी, जो लोग राजा के लिए काम करते थे। संदेशवाहक, जो एक संदेश को दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। प्रांत, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं। धर्म यानी धर्म, जो गौतम बुद्ध, जो बुद्ध का धर्म का सिद्धांत है, उसको धर्म कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे आप पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपके जो भी सजेस्ट है वो मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।